Hello student, myself Chetna Gaur. Welcome to all in my Hindi session. In this lecture, I will teach you the first chapter of Udbodhan, Bhasa. Now let us start our lesson. Look at these pictures. फर्स्ट पिक्चर में एक अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है। सेकंड पिक्चर में दो बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। थर्ड पिक्चर में एक छोटा बच्चा फूलों को निहार रहा है। फोर्थ पिक्चर में दो बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। इसी प्रकार अब भी अपने बच्चों के साथ, आपस में माता पिता के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ अपने मन की बातों को साझा करते होंगे। बहुत सी वस्तुओं को देखकर, उनके चित्रों से, उनके नामों को पहचान कर अपने दिमाग में संजो लेते होंगे। हम सभी बोलकर, लिखकर अपने मन के भाव विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और सुनकर, पढ़कर दूसरों के भाव समझते हैं। डू यू नो व्हाट इज दिस? दिस इज अवर लैंग्वेज, मीन्स हमारी भाषा। इफ यू हैव बुक सो ओपन पेज नंबर 5, अदरवाइज लुक एट द स्क्रीन। अब हम भाषा के बारे में जानेंगे। भाषा के बिना न तो हम शुद्ध रूप से कुछ बोल सकते हैं और न ही शुद्ध रूप से हम कुछ लिख सकते हैं। विभिन्न प्रांतों के लोग विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, लेकिन भाषा वही होती है जो मान्यता प्राप्त होती है। भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों, भावों को दूसरों के सामने कभी बोलकर तो कभी लिखकर प्रकट कर सकते हैं। यदि भाषा न होती तो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य का संपर्क कभी नहीं हो पाता। अतः भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा हमारे विचारों को पूर्ण रूप से स्पष्ट करती है। उदाहरण के लिए, गूंगे व्यक्ति इशारों अथवा संकेतों से बातचीत करते हैं, परंतु इशारों या संकेतों को भाषा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे हमारी बात पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होती है। पशु पक्षी भी अपनी भाषा में बातचीत करते हैं। इस प्रकार भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अर्थात हमने क्या जाना? भाषा वह साधन है या भाषा एक ऐसा साधन है जिससे हम अपने मन के विचारों और मनोभावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा का प्रयोग हम बोलकर या लिखकर करते हैं। इसी प्रकार भाषा के दो रूप होते हैं। अभी हमने जाना कि भाषा क्या होती है, अर्थात हम अपने मन के विचारों और भावों को एक दूसरे पर जब प्रकट करते हैं तो यही भाषा कहलाती है। अब हम जानेंगे भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा। भाषा के कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब हम जानेंगे लिखित भाषा किसे कहते हैं। जब हम अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों के सामने लिखकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। मौखिक भाषा, जब हम अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों के सामने बोलकर प्रकट करते हैं और सामने वाला सुनकर ग्रहण करता है तो हम मौखिक भाषा प्रयोग करते हैं। अब मैं आपके सामने बोल रही हूँ तो यह भाषा का मौखिक रूप है, और जो आप सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ देख रहे हैं यह भाषा का लिखित रूप है। हमारे भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु हिंदी भाषा को ही राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। अतः हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से कुछ अग्रलिखित हैं: पंजाबी, गुजराती, असमिया, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मराठी, संस्कृत, उड़िया, कश्मीरी। अब हम यहाँ बहुत सारी भाषाओं को जान चुके जो हमारे भारत देश में बोली जाती हैं, परंतु हम अपनी भाषा को एक लिखित रूप भी तो देंगे। अर्थात किस प्रकार हम जानेंगे कि जो हम बोल रहे हैं उसे हम लिखित रूप में रखकर संचित करेंगे। उस लिखने के माध्यम को हम लिपि कहते हैं। अब हम जानेंगे लिपि किसे कहते हैं। प्रत्येक भाषा को लिखने की अपनी अपनी विधि होती है। भाषा का मूल रूप लिखित है, अतः इसको लिखने के लिए जिन चिन्हों को निर्धारित किया गया है, इन्हीं ध्वनि चिन्हों के माध्यम से भाषा लिखी जाती है।
भाषा के लिखित रूप का आधार उस भाषा की लिपि होती है। जैसे हिंदी और संस्कृत भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। भाषा के लिखने के ढंग की विधि को हम लिपि कहते हैं। कुछ भाषाओं की लिपियां निम्नलिखित हैं: हिंदी देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, अंग्रेजी रोमन, उर्दू फारसी, गुजराती देवनागरी। हमने यहाँ कुछ भाषाओं की लिपियों को जाना। अब हम जानेंगे किसी भी भाषा के सही या गलत रूप को हम किस प्रकार जानते हैं, अर्थात शुद्ध या अशुद्ध रूप को हम किस प्रकार जानते हैं। उसको हम व्याकरण कहते हैं। उस भाषा का व्याकरण वही कहलाता है जिससे हम भाषा के शुद्ध या अशुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है। नियमों के द्वारा ही भाषा का शुद्ध प्रयोग होता है। भाषा के जितने भी नियम होते हैं उनका ज्ञान व्याकरण द्वारा ही सीखा जाता है। व्याकरण द्वारा ही हम भाषा को समझ सकते हैं, अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं। याद रखें, सभी भाषाओं का व्याकरण अलग अलग होता है। भाषा के शुद्ध रूप को सीखने के लिए व्याकरण में निम्नलिखित भागों का अध्ययन किया जाता है: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन हम अगले अध्यायों में बारी बारी से करेंगे, अर्थात अगले और पाठों में एक एक कर हम इन सभी विषयों के बारे में जानेंगे। अब हम जानेंगे कि साहित्य क्या होता है। आपकी पुस्तक के अनुसार नेक्स्ट टॉपिक आपका साहित्य दिया हुआ है। साहित्य का तात्पर्य होता है किसी भी भाषा में लिखा गया उसी का साहित्य। साहित्य का दूसरा अर्थ काव्य और गद्य से भी लिया जाता है। नृत्य, संगीत, नाटक, काव्य, वास्तुशिल्प, यांत्रिकी, चिकित्सा, अंतरिक्ष विज्ञान आदि ज्ञान के असंख्य क्षेत्र हैं। इनमें संबंधित ज्ञान का भंडार साहित्य कहलाता है। कहानी, लघु कथा, उपन्यास, नाटक, पत्र, निबंध और कविताएं साहित्य के ही रूप कहलाते हैं। अब हम जानेंगे कि इस पाठ में हमने याद रखने योग्य कौन कौन से बिंदुओं को रखा है। फर्स्ट, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। सेकंड, भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। थर्ड, भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। फोर्थ, लिपि में कुछ चिन्ह निश्चित होते हैं और उसी को हम लिपि के मानक चिन्ह भी कहते हैं। फिफ्थ, व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें करवाता है। सिक्स्थ, व्याकरण को हम 4 भागों में बांट सकते हैं: क वर्ण विचार, ख शब्द विचार, ग पद विचार, घ वाक्य विचार। 7th, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा भारतीय संघ की राजभाषा बनी थी। 8th, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अब अगले वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर को करेंगे। सो स्टे होम एंड बी हेल्थ।